नमस्कार। दुर्ग भाग 5 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्ग के बारे में। पिछली क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ बातें पढ़ी थी। चित्तौड़ के बारे में हमने कुछ सामान्य सी बेसिक सी जानकारी ली थी, साकों तक बात पहुंची थी, लेकिन साके पूरे नहीं पढ़े थे। अब की क्लास में मैं आपको चित्तौड़ के तीनों साके और अन्य दर्शनीय स्थल जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट करवाने वाला हूं। हालांकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बहुत ज्यादा उसमें बातें हैं, तो लंबा चलने वाला पॉइंट है अपना, तो इसलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे? चित्तौड़ के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो साके हुए थे उनमें पहला साका जो है 1303 में हुआ। कब हुआ? 1303 के अंदर। 1303 के अंदर क्या हुआ था? पहला साका हुआ था कहां का? चित्तौड़गढ़ का। और ये राजस्थान का क्या है? दूसरा साका है। क्यों? राजस्थान में पहला साका रणथंभौर किले में 1301 में हो गया और राजस्थान में दूसरा साका 1303 में चित्तौड़ में हुआ। ठीक है, तो राजस्थान का तो दूसरा साका ही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 3 साके हुए थे, चित्तौड़ वाले साकों में ये पहला ये है। तो याद रखना, पहला साका है ये चित्तौड़गढ़ का 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह के मध्य पद्मिनी को लेकर क्या हुआ था? विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें केसरिया किया था गोरा बादल, चाचा भतीजा थे उन्होंने, और राणा रतन सिंह ने। और जौहर इसमें किया था रानी पद्मावती या पद्मिनी ने। ठीक है, तो याद रखना, इसमें जौहर किसने किया था? जौहर किया था माता पद्मावती और 1600 महिलाएं। कितनी महिलाओं ने? 1600 महिलाओं ने क्या किया था? यहां पे जौहर किया था। और केसरिया किया था किसने? गोरा बादल और रतन सिंह ने। क्या होता है केसरिया? एक तो होता है साका। क्या है? साका है। साके में ध्यान रखना कि जब युद्ध में जीतने की कोई गुंजाइश नहीं बचती तो क्या करते हैं कि दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर ही रहना है। कब तक अंदर रहना है? जब तक या तो कोई पड़ोसी राजा तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ जाए, मदद करने के लिए नहीं पहुंच जाता, या तब तक अंदर रहोगे जब तक कि अंदर रसद सामग्री पड़ी है अपने पास में। तो बाहर जाके क्या करना फालतू काम में? बाहर वाले है 3 लाख, अपनी संख्या 20,000, तो बाहर नहीं निकलना। इसमें समझदारी नहीं है, वीरता इसमें नहीं है। अब कब तक अंदर रहेंगे? जब तक राशन है। अब एक दिन कोषाध्यक्ष ने आके कहा कि महाराज राशन खत्म होने वाला है, आज शाम तक का ही अनाज बचा है, आटा बचा है, जल बचा है। इस कंडीशन में कि जब वह भूखे मरने की नौबत आ गई तो मरना तय हो गया, तो भूखे मरने से अच्छा है क्यों ना लड़ते लड़ते शत्रुओं को मारते हुए वीरों की भांति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते थे? केसरिया। केसरिया वस्त्र धारण करके जो पुरुष होते थे वो दरवाजा खोल देते थे और शत्रुओं पे टूट पड़ते थे। तो पुरुषों ने क्या कर लिया है? जय भवानी के नारे लगाते हुए केसरिया कर लिया। पीछे जो महिलाएं बच गई, जिनको ये लगा कि पुरुष इस युद्ध में सारे मारे जा चुके हैं और हार निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, तो उस कंडीशन में महिलाएं भी क्या कर लेती थी? अग्निकुंड में कूद के जोहर कर लेती थी। क्या करती थी? जोहर करती थी। जोहर क्यों किया जाता था? कई बार जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो नए जो बच्चे हैं, जो ये 11वीं 12वीं वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, ये जब सुनते हैं तो इनको ये लगता है कि सर मैं वहां पे होती तो मैं जोहर नहीं करती, मैं लड़ती। लड़ाई अलग चीज है, युद्ध अलग चीज है, जोहर करना अलग चीज है। पहली बात तो यह है कि युद्ध के अगर दृश्य पढ़ने से आदमी रोमांचित हो जाता है, अगर युद्ध के दृश्य देखा दिए जाए साक्षात तो डर के मारे अपनी तो हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। कई बार यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे तलवारबाजी के। सिख धर्म में गतका नाम का प्रोग्राम होता है, गतका।
वहां देखना कितनी स्पीड में तलवारें चलती है, एक दूसरे के कानों के पास से गुजरती है। पंखे की ताड़ियां जैसे दिखती नहीं है ना, वैसे तलवारें चलती है, दिखाई नहीं देती इतनी स्पीड में। ठीक है, हल्की सी पलक झपकी और गर्दन उड़ी। इतना भयानक दृश्य हुआ करता था। फिर युद्ध क्यों नहीं कर सकते उस समय? युद्ध महिलाएं क्यों नहीं करती थी? वो चाहती थी कि दूसरे तरीकों से ही आत्महत्या कर सकती थी, जैसे हाथ की नाड़ी काट ली, या सीधी छत से कूद गई, या कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया। नहीं करती थी ऐसे। क्यों? वो कंडीशन अलग होती थी जब जोहर किया जाता था। बाहर से जो आक्रांता आते थे वो ऐसे होते थे कि मृत शव के साथ भी दुष्कर्म कर दिया करते थे, मरी हुई लाश के साथ भी दुष्कर्म कर दिया करते थे। अब जब इतने भयंकर और दरिंदगी वाले काम हो सकते थे, उस समय भारतीय नारी ये चाहती कि मरने के बाद भी मेरे देह की पवित्रता बनी रहे, मेरे शरीर की पवित्रता बनी रहे। इस वजह से वो महिला क्या करती, चंदन की लकड़ियां डालती है कुंड में, और फिर उसके अंदर घी डालती, और वो चंदन की जो ज्वाला होती, पवित्र अग्नि होती, उसमें जोर करती। और उससे पहले अंतिम बार एक छतरानी या महिला जो है वो क्या करती थी, श्रृंगार करती थी, और उसके बाद में वो देवी का पूजन करती थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भांग पिलाई जाती थी ताकि वो वीर रस के अंदर झूमने लगे। और फिर वो महिलाएं एक एक करती, दो आदमी नगाड़ा बजाने वाले भी होते थे, जो अगर कोई महिला जोर करने से बच गई है, ठीक है, और कलेजा काम नहीं कर रहा है मान लो एक दो महिला का, तो वो नगाड़ची क्या करते थे, उन महिलाओं को कुंड की ओर क्या कर देते, थोड़ा सा धकेल देते थे। ये करना जरूरी होता था, क्योंकि वो मरना तो निश्चित है, लेकिन बहुत बुरी मौत ना मरे, इससे अच्छा है कि व्यक्ति महिला किस में जाए, जोहर में चली जाए। ये अंतिम ऑप्शन होता था जब कोई भी वीर योद्धा जीवित नहीं बचे, तब महिलाएं क्या करती थी, जोहर करती थी। अब ऐसे आदमियों के साथ युद्ध तो छोड़े, ठीक है, ऐसा आदमी, ऐसा गंदा आदमी अगर हाथ भी लगा दे तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। समझ में आ रही है बातें? आसान नहीं होता था। मैं थोड़ी सी प्रक्रिया आपको बता देता हूं। इस प्रकार से कुंड है, और यहां बना हुआ है एक महल। यहां महल बना है, ठीक है, यहां कुंड है। तो वो जो महिलाएं होती थी, वो ध्यान रखना, सबसे पहले तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को इस ज्वाला में फेंकती थी। छोटे छोटे बच्चों को जोहर की ज्वाला में क्या करती थी, फेंकती थी। और फिर उसके बाद में ये महिलाएं क्या करती, जोहर। छोटे बच्चों को भी जोहर करवाया जाता था, क्योंकि इन बच्चों के साथ में भी वो दरिंदे क्या कर देते थे, दरिंदगी कर देते थे। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो महिलाएं क्या करती थी, जोहर करती थी, पुरुष क्या करते थे, साका करते थे। तो ये दोनों जोहर केसरिया करते थे, दोनों हो जाए उसको कहते थे साका। तो केसरिया कौन करते थे, पुरुष करते थे। जोहर कौन करती थी, महिलाएं करती थी। और दोनों जो हो जाए उसको क्या कहते थे, साका। और दोनों में से कोई एक हो जाए तो क्या कहलाता था, अर्ध साका। क्या कहलाता था, अर्ध साका कहलाता था। ठीक है, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी अमीर खुसरो था, जिसने तारीख अलाई में इस पूरे साके का क्या किया था, वर्णन किया था। क्या किया था, इसका वर्णन किया था। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि ये जो मामला है ये शुरू कहां से हुआ था। मामला शुरू हुआ था यहां से, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, राजा गंधर्व सेन की पुत्री। उसके पास में एक तोता था जो हूबहू भाषा बोलता था मनुष्य की। वो राजकुमारी के साथ में बातें करता और प्रेम प्रसंग सुनाता था। एक दिन राजा ने सुन लिया, पद्मिनी के पिताजी ने, और फिर उनको लगा कि इस प्रेम प्रसंगों का गलत असर मेरी पुत्री पे ना पड़े,
इसलिए उन्होंने तोते को क्या कर दिया, अपने राज्य से, श्रीलंका से, सिंहल द्वीप से निकाल दिया। तोता उड़ता उड़ता आया गागरोन में, झालावाड़ वाली क्षेत्र में आ गया। वहां से एक शिकारी ने इसको पकड़ लिया और ये तोता फिर दे दिया गया किसको, रतन सिंह को दे दिया गया। रतन सिंह ने जब ये तोता लिया, उससे बात की, तो तोते ने पूरी जो व्यथा है, पूरा जो प्रसंग है वो सुनाया कि महाराज ऐसे ऐसे करके, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं सिर्फ प्रेम कहानियां सुनाता था, लेकिन उन्होंने मेरे को निकाल दिया कि जा तू हमारे बच्ची को बिगाड़ रहा है। इस वजह से मैं भी ये प्रण करके लाया हूं कि पहले तो ये उद्देश्य नहीं था प्रेम प्रसंग सुनाने का, लेकिन अब कोई ना कोई गेम ऐसा जरूर रचूंगा कि कोई राजकुमार आएगा और तुम्हारी लड़की को यहां से ले जाएगा, ऐसी कहानी मैं अब बनाऊंगा। इस गुस्से में तोता आया यहाँ, रतन सिंह से कहा, रतन सिंह को वर्णन बताया। रतन सिंह बड़े प्रभावित हुए। रतन सिंह तोते के कहने पे श्रीलंका रवाना हुए और यहाँ पे 10-12 साल तक कहते हैं कि वो रहे एक साधु के वेश में। एक दिन राजा और पद्मिनी को देख लेते झरोके के अंदर से, ठीक है। एक दिन राजा के जो लोग हैं उनको शक हुआ, रतन सिंह को पकड़ लिया गया। पकड़ के पूछा कि कौन हो। कहा महाराज मैं तो साधु हूं, बस यही ऐसे घूमता रहता हूं। कि साधु नहीं हो, सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची बता दो, छोड़ देंगे नहीं तो मारेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे ऐसे करके मेवाड़ का राजकुमार हूं। इतने कहते ही उनका खुशी का ठिकाना नहीं। अरे मेवाड़ का राजकुमार, इतने बड़े साम्राज्य का राजकुमार, और हमारे यहाँ क्या चाहिए बोलो। कि महाराज मैं तो पद्मिनी के लिए आया था। अरे आए थे, इतने साल यहाँ गुजार दिया, आओ महल में आओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा, आओ। दोनों की शादी करवा दी गई और खुशी खुशी रतन सिंह जो है वो पद्मिनी को लेके मेवाड़ की ओर रवाना हुए। मेवाड़ में इतनी खुशी हुई, इतनी सुंदर रानी लेके आए हैं रतन सिंह। उन्होंने पूरे चित्तौड़ में भोजन का प्रोग्राम रखवाया, दावत दी गई। उस दावत में राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण आया और राघव चेतन तांत्रिक था, टोना टोटका करता था। राघव चेतन टेढ़ा टेढ़ा देख रहा था कि पद्मावती सुंदर बहुत थी और राघव चेतन वशीकरण जानता था। रतन सिंह को पता लगा कि कहीं मैं इतनी मेहनत से लाया हूं और ये कोई वशीकरण ना कर दे, इसलिए उन्होंने राघव चेतन को भी क्या कर दिया, राज्य से निकाल दिया। राघव चेतन भी अपमानित हुआ, क्रोध में जल गया और राघव चेतन पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली पहुंचा किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। कहा महाराज आपके पास सब है लेकिन एक चीज की कमी है। उन्होंने कहा कोई चीज की कमी नहीं है, तुम बता क्या चाहिए तेरे को। कहा नहीं महाराज एक सुंदर रानी है कोई, वो अगर आपके महलों में हो तो 4 चांद लग जाए। तो खिलजी ने कहा हमारे हरम के अंदर 1600 दासियां और रानियां हैं, बेगमें हैं, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें तो, साम्राज्य मेरा इतना बड़ा है, कोई कमी नहीं है। तो कहा कि ब्राह्मण आपको लेना है ना, कुछ दान दक्षिणा लेनी है तो ले लो और जाओ यहां से, फालतू काम की बातें मत करो। फिर राघव चेतन ने वो आखिरी जो पत्ता है वो फेंका अपना। उसने कहा महाराज पद्मावती इतनी सुंदर है कि जब वो पान खाती है तो गले से रस दिखता है। इतना कहने के बाद में और खिलजी के दिमाग में लगा कि यार एक बार देखना चाहिए, ठीक है। तो राघव चेतन ने कहा महाराज आप मेरी ना मानो तो एक बार देख लो बस। खिलजी ने कहा हाँ ये चीज ठीक है। उन्होंने रतन सिंह को संदेशा भिजवाया और कहा कि रतन सिंह हम पद्मावती को देखना चाहते हैं। रतन सिंह ने कहा ये थप्पड़ देख ले, 2 इधर से मारूंगा 2 इधर से मारूंगा, दिखा दूंगा। क्यों, तेरी इतनी सारी बेग में मैंने कब बोला। अब जब ये बात होगी तो उसने कहा कि अगर नहीं दर्शन करने देगा अपनी रानी के तो मैं ये आक्रमण कर दूंगा। रतन सिंह का कहा आज नहीं तो कल कर दे, आज ही कर दे आक्रमण, मैं तो नहीं दर्शन करने दूंगा, ठीक है। तो उस समय जो कुछ मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने कहा महाराज इतनी बड़ी सेना है, फालतू में युद्ध हो रहा है, ठीक है युद्ध हो जाएगा, दर्शन करने से क्या हो जाएगा, ठीक है दर्शन करेंगे बस देख लेंगे, ठीक है तो क्या है इसमें। ऐसा कहकर बात मान ली गई और खिलजी को यहाँ पे बुला लिया गया। खिलजी से ये कहा गया कि पानी में दर्पण में प्रतिबिंब दिखाएंगे, वैसे तो नहीं दिखाएंगे। तो दर्पण के अंदर परछाई दिखाई गई थी पद्मावती की। परछाई देख के भी इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा मोहित हो गए थे कि उनके मन में पाप आ गया, ठीक है। रतन सिंह ने उन्होंने कहा रतन सिंह से कि अब एक काम करो, मुझे गढ़ के बाहर वाले गेट तक छोड़ के आओ। जैसे रतन सिंह उनको विदा करने जाते हैं तो धोखे से रतन सिंह को बंदी बना के अपहरण करके खिलजी ले गया दिल्ली और वहां जाके कहा
कि तुम हमें पद्मनी दो, हम तुम्हें रतन सिंह देंगे। अब लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, रतन सिंह ने कहा कि ऐसा तो नहीं होने देंगे, ठीक है, लेकिन और लोगों ने भी कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, माता पद्मावती जो है वो मेवाड़ के गौरव है, शान है, वो ऐसे थोड़ी होने देंगे। लेकिन पद्मावती, माता पद्मावती जो है वो अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा दिमाग से काम लो, ठीक है, स्कीम योजना बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ, हाँ मेरे पति को छोड़ देना और मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है 1600 पालकियां मेरे साथ आएगी। खिलजी ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी आओ, 1600 दासियों को और ले आओ, ठीक है। तो पालकियां माता पद्मावती लेके यहाँ से रवाना होती है। पालकियों के अंदर सैनिक भर के लेके जाती है, महिलाओं के वेश में, गोरा बादल भी जाते हैं साथ में। और जैसे दिल्ली में वो पालकियां पहुंचती है, सैनिक उतर उतर के खिलजी की सेना पे आक्रमण करते हैं, रतन सिंह को कैद से छुड़वाते हैं और रतन सिंह को लेके मेवाड़ की तरफ माता पद्मावती, रतन सिंह और ये पूरी सेना मेवाड़ की ओर वापस क्या होती है, रवाना होती है। खिलजी को जब पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तब खिलजी मेवाड़ पे आक्रमण करता है और उस समय दोनों सेनाएं आपस में लड़ती है और 1301 का चित्तौड़गढ़ का पहला क्या हो जाता है, साका हो जाता है। इस दुर्ग में खिलजी जीत गया और जीतने के बाद खिलजी ने दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद और अपने बेटे खिजर खां को सौंप के वापस कहां चला गया, दिल्ली चला गया। समझ में आ रही है बात? शाबाश, लिख दो। लिख दिया? चलो, इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे क्या कर दिया, खिजराबाद रखा। दूसरा साका जो है वो 1534-35 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के कारण उसने आक्रमण किया और उसमें मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य छोटे थे, ठीक है, और उनको और उनके भाई उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया था। और युद्ध में महिलाओं का नेतृत्व किया था राजमाता कर्मावती ने। किसने किया? कर्मावती ने किया था। और केसरिया का नेतृत्व यहाँ पे किया था किसने? देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि कर्मावती की जो पति है महाराणा सांगा, वो तो थोड़े टाइम पहले 1528 में उनका देहांत हो गया था खानवा युद्ध के बाद में। खानवा युद्ध हुआ 1527 में। उस युद्ध में घायल हुए, 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 28 के 5-7 साल बाद में बहादुर शाह का आक्रमण होता है। तब राज कार्य कौन संभालती है? सांगा की पत्नी कर्मावती। राजा बनाया हुआ है बेटे विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य छोटा है तो ननियाल बूंदी भेज दिया गया और खुद राजमाता कर्मावती ने जौहर का नेतृत्व किया। तो केसरिया का नेतृत्व कौन करे? तो केसरिया का नेतृत्व किया था किसने? देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह ने। केसरिया किसने किया था? रावत बाग सिंह। कहां के थे? देवलिया के। और यहां पे जौहर का नेतृत्व किया था राजमाता कर्मावती ने। किसने? कर्मावती ने जौहर का नेतृत्व किया था। इसी युद्ध के अंदर क्या हुआ था, ध्यान रखना, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं धर्म का भाई हुआ एक तरीके से। हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने, लेकिन हुमायूं पहुंचा जरूर था लेकिन समय पे नहीं पहुंचा था, लेट हो गया था और तब तक माता कर्मावती ने जौहर कर लिया था और इस दुर्ग से लूटपाट करके बहादुर शाह यहां से रवाना होने वाला था। जैसे हुमायूं के आने की सूचना मिली, उसके डर से बहादुर शाह भाग गया गुजरात की ओर। हुमायूं को इतना गुस्सा आया कि वो गुजरात भी उसके पीछे भागा। जब गुजरात पीछे भागा तो बहादुर शाह को लगा, पता चल गया कि कर्मावती का धर्म का भाई है हुमायूं और ये हुमायूं हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहादुर शाह डर के मारे अरब सागर में भाग गया और डर के मारे इतना आगे चला गया लहरों के बीच में
कि नाव पलटने से बहादुर शाह की अरब सागर में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्या हुआ, चित्तौड़ का दूसरा साका हमने पढ़ लिया। लिख दिया? ठीक है। जौहर कर्मावती ने किया, प्रतापगढ़ के राउत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरी हुआ। तीसरा जो साका है वो 1567-68 में हुआ था। ठीक है, और आक्रमण हुआ 1567 में, और अकबर की सेना ने यहां अधिकार कर लिया था 25 फरवरी 1568 में। उसमें आक्रमणकारी अकबर की सेना थी, वह मेवाड़ के राजा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। अकबर ने जैसे ही आक्रमण किया, आक्रमण करते ही उदय सिंह चले गए थे गोगुंदा में। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे, पीछे छोड़ गए थे किसको, जयमल और पत्ता को। तो याद रखना, यहां पे इसके अंदर केसरिया किया था किसने, किसने केसरिया किया था, ध्यान में रखना, केसरिया किसने किया था, तो जयमल ने, जयमल मेड़तिया राठौड़, पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। कल्लाजी राठौड़ भी इसमें साथ में थे, और कल्लाजी राठौड़ अपने ताऊ जयमल को कंधों पे बिठा के लड़े, और इस युद्ध में 4 हाथों वाले देवता कहलाए। जोहर किया था पत्ता फत्ता की रानी फूल कंवर ने, पत्ता टूट गया था, फूल बिखर गया था देश की रक्षा के लिए। ठीक है, फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पे जोहर हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान याद रखना, अकबर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ था, क्योंकि मेवाड़ के लोग, संख्या कम बची थी लेकिन हथियार नहीं डाल रहे थे और हार मानने को तैयार ही नहीं थे। लास्ट में गिने चुने भी बचे थे, वो भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी सेना के साथ हम तो लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। इस चक्कर में अकबर की सेना का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। गिने चुने सैनिक भी डट के मुकाबला कर रहे थे। तब अकबर ने क्या काम किया, एक आदेश दिया कि जो भी मिले उनको मार दो। तो यहां याद रखना, अकबर के आदेश पे 30,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। अकबर की सेना ने उस जमाने में 1567-68 में, आज देखो आप 30,000 लोग कितने हो, उस जमाने के अंदर जब आदमी देखने को नहीं मिलते थे दूर दूर, 30,000 लोगों का क्या हुआ था, कत्लेआम हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये जो 30,000 लोगों का कत्लेआम है, ये अकबर अपने जीवन का न मिटने वाला कलंक मानता है इसको। अकबर अपने जीवन का अमिट कलंक किसको मानता है, 30,000 लोगों के इस कत्लेआम को मानता है। समझ में आ गई बात क्या? लिख दो। कर दिया नोट? चलें आगे, चलो। उदय सिंह जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया को सुरक्षा सौंपकर खुद गोगुंदा के जंगलों में चले गए थे उदय सिंह, और जोर किया था फूल कंवर के नेतृत्व में, केसरिया किया था जयमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में कल्लाजी राठौड़ ताऊ जयमल को कंधों पे बिठा के लड़े थे, और इसीलिए 4 हाथ वाले देवता कहलाए थे। समझ में आ रही है बात? ठीक, नोट कर दो। यहां लड़ाई का कारण कौन है, जयमल मेड़तिया है। 1570 में अकबर ने नागौर में नागौर दरबार लगाने की घोषणा की थी, और उससे पहले उसने कहा था कि जिनको मेरी अधीनता स्वीकार करनी है वो अधीनता स्वीकार कर लो। तो जयमल मेड़तिया ने साफ मना कर दिया, अकबर का विरोध किया कि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। 1570 से पहले की बात है ये, नागौर दरबार लगा 1570 में, उससे पहले ये मामला हो गया। अब अकबर ने कहा कि जयमल जान दरबार लगाना है, वहां का आदमी ही अगर अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो बाकी तो प्रोग्राम मेरा चलेगा नहीं, शुरू में ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इसने जयमल मेड़तिया को
पकड़ने का आदेश जारी किया। जयमल मेड़तिया जो वहां से भाग के, नागौर से भाग के कहां आ गए थे? चित्तौड़ आए थे। अब चित्तौड़ ही क्यों आए? याद रखना, जयमल की बहन है मीरा, मीराबाई के पति है भोजराज, और भोजराज के भाई है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। तो मीरा के भोजराज जो है वो जयमल के क्या लगे? बहनोई। कौन? भोजराज। ये बहन जयमल की, ये बहनोई, ये बहनोई के भाई जो उसमें राजा है। तो अपने बहनोई के भाई मतलब अपने रिश्तेदार के पास यहाँ शरण ली आके। अब रिश्तेदार के पास आके शरण ली तो अकबर ने उदय सिंह से कहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जयमल मेरा विद्रोही है, ठीक है, वो मेरे को सौंप दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। उदय सिंह ने कहा नहीं, लड़ लेंगे, लेकिन अतिथि देवो भव है, हमारा मेहमान है और उसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म बनता है। आप भले ही आक्रमण कर दो, हम जयमल नहीं देंगे। और इस वजह से अकबर ने चित्तौड़ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। अब जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण के दौरान क्या हुआ था कि युद्ध में चित्तौड़ दुर्ग का एक बुर्ज टूट गया था। जब बुर्ज टूट गया था तो जयमल मेड़तिया रात को बुर्ज का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवा रहे थे। तो अकबर को पता चला, अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से जयमल के पैर में गोली मारी। ठक, पैर में गोली लगते ही जयमल मेड़तिया घायल हुए, ठीक है, और इलाज चला। सुबह दूसरे दिन फिर युद्ध होना था। युद्ध तो शुरू होता था, रात को बंद हो जाता था युद्ध, सुबह शुरू होना था। जयमल मेड़तिया ने कहा कि मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा लड़ोगे कैसे? कैसे लड़ोगे? लड़ने का तो, लड़ने की हालत में तो हो नहीं, तो लड़ कैसे पाओगे तुम? ठीक है। तो तब वहां जयमल के एक भाई का लड़का है, आस जी के लड़के, जयमल के भाई आस जी के एक लड़के हैं, नाम है कल्ला जी। कल्ला जी ने कहा कि ताऊ जी मैं तुम्हें अपने कंधों पे बिठा के युद्ध करवाऊंगा। तो कल्ला जी राठौड़ ने ताऊ जयमल को कंधों पे बिठा के अकबर की सेना के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, और वीर गति को प्राप्त हुए। तो 4 हाथ तो किसके? जयमल के, और 4 हाथ किसके? कल्ला जी के। किसके? कल्ला जी के। और ये क्या कहलाए? 4 हाथ वाले देवता। क्या कहलाए? 4 हाथ वाले देवता कहलाए। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से लड़े थे। तो 4 हाथ वाले क्या कहलाए थे? देवता कहलाए थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लिखिए। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये लो, प्रसिद्ध कथन या कहावत है, श्याम नारायण पांडे ने कहा था, इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, किधर चले तुम सन्यासी, मुझे न जाना गंगा सागर और ना रामेश्वर काशी। ठीक है, तीर्थ चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कथन है ये किसने कहा था? चित्तौड़गढ़ के लिए कहा है। और कहा किसने है? श्याम नारायण पांडे ने। किसने कहा है? श्याम नारायण पांडे ने ये कथन कहा है। समझ में आ गई बातें? ठीक है, लिख दिया? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तीर्थराज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें प्यासी। प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो याद रखना, एक तो है पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, ठीक है, और ठीक है ये प्रवेश द्वार है। पांडन पोल पे याद रखना बाघ सिंह का स्मारक है। बाघ सिंह का क्या है? स्मारक। कहाँ है? पांडन पोल पे बना है, जो पहला प्रवेश द्वार है। और इसके बाद में जयमल मेड़तिया का स्मारक बना है हनुमान पोल पे। कहाँ बना है? हनुमान पोल पे जयमल का स्मारक बना हुआ है। लिख दो। 7 प्रवेश द्वार है, ध्यान रखना। कितने? 7 प्रवेश द्वार पढ़ेंगे हम। कितने प्रवेश द्वार पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे। ठीक है, लिख दो 7 प्रवेश द्वार।
लिख दिया? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आप लोग, राम पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, ये सारे पोल है। इस पे राम पोल पे, राम पोल जो है वो अंतिम द्वार है, 7वां दरवाजा। और यहाँ पे पत्ता सिसोदिया का क्या बना है? स्मारक बना है। किसका स्मारक बना है? यहाँ पे पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। इसके बाद में महलों में, महल जो है, महलों के अंदर ध्यान रखना, फतेह प्रकाश महल भी विशेष है चित्तौड़गढ़ में। अन्य दर्शनीय स्थलों में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। उपेंद्र नाथ ने विष्णु ध्वजगढ़ कहा था। कुंभा की कीर्तियों का उल्लेख है तो कीर्ति स्तंभ भी नाम मिलता है। ठीक है, और बनवाया किसने है विजय स्तंभ? कुंभा ने। किसने बनवाया है? कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माता है कौन? महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा। कब बनवाया था? 1440 से 48 के बीच बनवाया था। और 9 मंजिला है ये। कितना? 9 मंजिला है। 1437 में सारंगपुर या मालवा विजय हुई थी। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने एक किला बनवाया था जिसका नाम क्या है? स्तंभ बनवाया था जिसका नाम विजय स्तंभ है। ठीक है, लिखो इतनी बातें, लिख दिया? नेक्स्ट, विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश डॉक्टर गोयट जी ने कहा था। विक्ट्री स्तंभ भी कहते हैं। निर्माता महाराणा कुंभा है। 1440 ईस्वी में मालवा विजय की स्मृति में बनवाया था। मालवा विजय जो है ये 1437 की है। तब महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। इस विजय को कहते हैं मालवा विजय या सारंगपुर के युद्ध की विजय कहते हैं। उसी की याद में 1440 से 48 के बीच विजय स्तंभ बन के क्या हुआ था? तैयार हुआ था। विजय स्तंभ मित्रों ध्यान रखना 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो 9 मंजिला है याद रखना लगभग 122 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। 9वीं मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था। बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जीर्णोद्धार करवाया था किसने? स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह ने। तीसरी मंजिल पे 3 9 बार क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने लाख रुपए? 90 लाख रुपए। ठीक है, और 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है ये। आधार इसका जो बेस है वो 35 फीट है। आधार कितना है? 35 फीट। बहुत चौड़ा हो जाता है। लिख दो, लिख दिया? ठीक है, इसके बाद देखो, बनाने के कारण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। 1440 से 48 के बीच में। ऊंचाई 122 फीट है। आधार 35 फीट। आधार कितना है? 35 फीट है। ये लिख दो, लिख दिया? नेक्स्ट देखो, ये 9 मंजिला भवन है। इसकी तीसरी मंजिल पे 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल टोड ने कहा कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। और फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ की तुलना रोम के
टार्जन टावर से की है। रोम के टार्जन टावर से की है। टार्जन टावर से क्या की है? तुलना की है। और ये कुतुब मीनार से भी क्या है? बेहतरीन इमारत है। लिख दिया। नेक्स्ट, भवन में कुल 157 सीढ़ियां हैं। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। जीर्णोद्धार 1911 में स्वरूप सिंह ने करवाया था। शिल्पी, विजय स्तंभ का शिल्पी जेता था। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का भी है। जेके सीमेंट का भी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ठीक है, ये जो 3 संस्थाएं हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? विजय स्तंभ। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का तो लोगो। ठीक है, ये बीच में विजय स्तंभ है। मस्त बनाया गुरुजी, है ना? और यहां याद रखना, एक पास में एक पत्थर पे लेख है जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, ये इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अत्रि भट्ट। कौन है? अत्रि भट्ट और पुत्र महेश भट्ट। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के क्या हैं? लेखक हैं। ये जो प्रशस्ति मतलब पत्थर पे खुदा हुआ लेख, इस लेख के अंदर जो कुंभा है या ये जो विजय स्तंभ है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कुंभा की कीर्तियों का उल्लेख करता है। तो इसलिए विजय स्तंभ जो है ना, वो कुंभा की कीर्तियों का उल्लेख करता है, तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और विजय स्तंभ के पास में कीर्ति स्तंभ नाम का एक लेख भी लगा हुआ है जिसमें कुंभा की कीर्तियों का क्या है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, लिखिए। हाँ भाई, लिख दिया। चलो, फर्ग्यूस ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसपे 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का, कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की पहली इमारत है जिसपे डाक टिकट जारी किया गया। कौन सी है? विजय स्तंभ है, विक्ट्री स्तंभ है। तो ये तो जिक्र हो रहा है किसका? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ है ना, उसका जिक्र हो रहा है। अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अभी और सारी चीजें दिखाऊंगा चित्तौड़गढ़ में। चलें आगे। लाखोटा की बारी, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित लघु द्वार है। छोटी सी एक बारी है, खिड़की है, जिसको लाखोटा की बारी कहते हैं। अब जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है यहाँ पे, जो 7 मंजिला है। कितना मंजिला है वो 7 मंजिला है। विजय स्तंभ तो है 9 मंजिला, जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला, जिसका निर्माण 10वीं 11वीं या 10वीं से 12वीं सदी के बीच माना जाता है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जैन व्यापारी जीजाक ने करवाया था। ऊंचाई 75 फीट है। यह 7 मंजिला है। यह आदिनाथ या ऋषभ देव या जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म की कीर्तियां गाता है, इसलिए नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। और वो अभी जो बताया था 9 मंजिला,
वो कुंभा की कीर्ति गाता है, इसलिए क्या है, विजय स्तंभ या कुंभा का कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, लिखो, लिख दिया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरू, अच्छा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मैंने करवा दी थी ना भाई, अत्रि भट्ट महेश भट्ट, अत्रि जी का लड़का। मुख्य मंदिर कौन कौन से, कुंभ श्याम मंदिर, यह एक शिव मंदिर है, यह एक क्या है, शिव मंदिर है। जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा। शैली है पंचायतन। ठीक है, शिव मंदिर नहीं है, यह है विष्णु मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर क्या है, विष्णु मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर विष्णु मंदिर है, पंचायतन शैली में बना है। इसके अंदर ही शिव जी का मंदिर है, क्योंकि विष्णु के मंदिर पंचायतन शैली में बनते हैं, और पंचायतन शैली में जब मंदिर बनता है तो मेन मंदिर होता है भगवान विष्णु का, और चारों कोणों पे 4 अन्य मंदिर शिव पार्वती के इनके होते हैं। ये होती है पंचायतन शैली, विष्णु के मंदिर शिव जी के साथ में होते हैं पंचायतन शैली में। ठीक है, लेकिन मेन अपने विष्णु करेंगे, शिव जी मुख्य मंदिर में नहीं आएगा, क्योंकि शैली कौन सी है, पंचायतन शैली है। ठीक है, अत्रि भट्ट और ये सारा जिक्र हमने पहले कर लिया था, अत्रि भट्ट है, महेश भट्ट है, ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, यहां तक नोट कर दिया। ठीक है, चलो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। समधेश्वर मंदिर निर्माता मालवा के राजा भोज द्वारा बनाया गया था। नागर शैली का मंदिर, कौन सी शैली का, नागर शैली का मंदिर है। ठीक है, और इसका जो पुनः निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, मोक्कल द्वारा। तो समधिदेश्वर मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोक्कल मंदिर भी इसको कहते हैं। और ये जो मंदिर है ये पुनः निर्माण किया गया था किसके द्वारा, मोक्कल के द्वारा। पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा मोक्कल के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। कई जगह याद रखना, ये जो मंदिर है ना, ये भोज परमार ने बनाया, इस वजह से ये गुज्जर प्रतिहार शैली का भी बनाया बताया जाता है। लेकिन बाद में क्या है, काफी बार निर्माण पुनः निर्माण होता रहता है, तो कई मंदिरों में क्या है, शैलियां मिक्स हो जाती है। कालिका माता का मंदिर, यह प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो वर्तमान में कालिका माता का मंदिर कहलाता है। क्योंकि पुराना सूर्य मंदिर तो था, लेकिन यहाँ पे महाराणा सज्जन सिंह ने कालिका माता की मूर्ति रखवाई। तो वर्तमान में, पहले सूर्य मंदिर था और अब वर्तमान में ये क्या कहलाता है, कालिका माता का मंदिर कहलाता है। ठीक है, लिख दो। हो गया, नेक्स्ट। 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के संस्थापक मान मौर्य द्वारा कालिका माता का जो मंदिर का निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के संस्थापक मान मौर्य द्वारा इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, गुज्जर प्रतिहार शैली में। मंदिर की शैली कौन सी है, गुज्जर प्रतिहार, बोली नहीं शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किस मंदिर का, कालिका माता वाले मंदिर का। जीर्णोद्धार फिर किसने करवाया, बाद में सज्जन सिंह ने करवा के और कालिका माता मंदिर नाम रख दिया। सतबीस देवरी, यहाँ पर 11वीं शताब्दी में निर्मित 27 देवरियां हैं, जो कि जैन मंदिरों का ग्रुप है। 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति लगी है, टोटल मंदिर कितने हैं, 27 है। तो इनको क्या बोलते हैं, सतबीस। सतबीस मतलब 27, देवरी मतलब छोटे छोटे मंदिर। तो 27 देवरी भी कहाँ है,
चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लिख दिया? तो चलो, अन्य मंदिर व पर्यटन, मीरा मंदिर भी है, कुंभा ने बनवाया था। संत रैदास की छतरी है 8 खंभों की, जो मीरा के गुरु थे। कल्ला जी की भी क्या है, यहाँ पे छतरी बनी है। जयमल का महल है, पद्मनी का महल है, जयमल की पत्ता की हवेली भी है, गोमुख कुंड भी है, भीम कुंड भी है। यहाँ कहते हैं भीम ने अपने घुटने से पानी निकाला था यहाँ पे। पद्मनी माता जोहर कुंड भी है, नौलखा भंडार भी है, श्रृंगार चंवरी भी है, तुलजा भवानी मंदिर भी है, जो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। नौलखा बुर्ज भी है, नौलखा बुर्ज या नौलखा भंडार, जो राणा बनवीर द्वारा निर्माण करवाया गया। नौलखा भंडार किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। ठीक है, इतने सारे दर्शनीय स्थल और कहाँ मिलेंगे हमें? चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलेंगे। भामाशाह की हवेली भी है यहाँ, और जयमल पत्ता की भी क्या है? हवेलियां हैं। घी तेल बावड़ी भी है। मानमोरी तालाब भी है। ये सारी चीजें देखने लायक है। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। चले, विशेष ध्यान में रखने योग्य बात, मेवाड़ का राजा उदय सिंह आक्रमणकारी अकबर सन 1567, अधिकार की तिथि 5 फरवरी 1568, जिसमें उदय सिंह ने मेड़ता जयमल राठौड़ को शरण दी थी। उदय सिंह युद्ध स्थल से चला गया। निधन 18 फरवरी 1572 में हुआ उदय सिंह जी का। जयमल व फत्ता वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए 1567-68 के अंदर। ये विशेष तथ्य है जो मैंने जब साका बताया था तब इसकी पूरी कहानी रूपरेखा मैंने आपको बता दी थी। अकबर ने आगरा के किले के बाहर इनकी मूर्तियों की स्थापना करवाई। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ था? जोहर हुआ था। क्या हुआ था? जोहर हुआ था। इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग है वो है कोटागढ़। कौन सा है? कोटागढ़। ठीक है, ये भी काफी बड़ा है। उपनाम चंबल दुर्ग भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह चंबल नदी के किनारे पे बना है। कोटागढ़ या कोटा दुर्ग को चंबल दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये चंबल नदी के किनारे पे क्या है? बना हुआ है। ठीक है, हाँ, नोट कर दो। कर्नल टोड ने इसके बारे में कहा था कि देश में आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। ये बात कौन कह गया? कर्नल जेम्स टोड कह गया। ये बात लिख दिया? चलो, कर्नल टोड ने कहा आगरा किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। इसका मतलब कि कर्नल टोड ने तब तक कुंभलगढ़ नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर कर्नल टोड कुंभलगढ़ को देख लेते तो उनको पता चल जाता कि कुंभलगढ़ का परकोटा है भारत में सबसे बड़ा परकोटा। लेकिन उन्होंने आगरा के किले के बाद सबसे बड़ा परकोटा बता दिया, तो आगरा के किले का परकोटा भी इतना बड़ा नहीं है। भारत में सबसे बड़ा परकोटा कुंभलगढ़ का ही है। तो ये दोनों ही बातें कर्नल टोड से गलती से निकल गई, सॉरी बोल दिया बाद में उन्होंने, वो घोड़े वाले बाबा है। ठीक है, कोटागढ़ के अंदर जो है वो जाला हवेली बनी है। जाला हवेली के बारे में कार्ल खंडेलवाला ने कहा, जाला हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्ल खंडेलवाला ने जाला हवेली के लिए कहा कि यहाँ के
भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते, एशिया में अपना सानी नहीं रखते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ जो भित्ति चित्र बने हैं ना, दीवारों पे चित्र बने हैं, एशिया में उनका कोई सानी नहीं है। सानी का मतलब होता है मुकाबला। कहा कि यहाँ के भित्ति चित्रों का मुकाबला एशिया के कोई भी चित्र नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और साथ साथ में बोलते बोलते याद करते करते पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो किला है वो बूंदी का है, नाम है तारागढ़। क्या नाम है? तारागढ़। क्यों कहते हैं तारागढ़? तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि आसमान में तारे के समान प्रतीत होता है, मतलब ऊंचाई पे है ये। अब यहां से देखो तो तारे के समान प्रतीत होगा, तो नाम क्या पड़ा है? तारागढ़। इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं। निर्माण 14वीं शताब्दी में देवी सिंघाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? देवी सिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। लिख दिया? ठीक है। कथन, रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ के लिए कहा कि ये दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। मैंने बताया था रात को रुक गया था, टिट्टण दिखे थे। अन्य विशेष यह दुर्ग नीचे से ऊपर देखने पर आकाश के तारों जैसा दिखाई देता है। इसमें 14 बुर्ज है। तोप, इस किले में गर्भ गुंजन तोप रखी गई है, जो भीम बुर्ज के ऊपर रखी गई है। किसके ऊपर रखी गई है? भीम बुर्ज के ऊपर ये तोप रखी गई है। ठीक है, लिखो। कर दिया नोट? ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भ गुंजन तोप की आवाज इतनी तेज थी कि तोपचियों को पतीला लगाने के बाद पानी में कूदना पड़ता था। दर्शनीय स्थलों में चित्रशाला है, उमेद सिंह ने बनवाई थी। इस चित्रशाला को भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। किसको? बूंदी की चित्रशाला या रंग महल को भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना, भित्ति चित्र होते हैं दीवार पे बने चित्र, भींत पे बने चित्र भित्ति चित्र होते हैं। रानी जी की बावड़ी भी यहां है, जिसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। और ये बनवाई किसने थी? राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा। और यहीं पे 84 खंभों की क्या बनी है? छतरी बनी है, जो राजा अनिरुद्ध ने अपने धाबाई देवा गुज्जर की स्मृति में बनवाई। ठीक है, अब इनकी याद में बने। धाबाई कौन होता है? धाई माँ का जो पति, धाई माँ होती है जो राजा के बच्चों को दूध पिलाने वाली, पालन पोषण करने वाली होती है धाई माँ। और धाई माँ का पति क्या कहलाता है? धाबाई। क्या कहलाता है? धाबाई कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें। अभी कोई और बात है क्या? एक बात और बताऊंगा, बस नोट कर दीजिए इसको। महाराणा लाखा बूंदी दुर्ग को विजय नहीं कर सके, और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं बूंदी दुर्ग को तहस नहस कर दूंगा। अब मिट्टी का दुर्ग बनाकर प्रतिज्ञा पूरी उन्होंने की थी। फिर उन्होंने बूंदी के किले जैसा मिट्टी का किला बना के और फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, लेकिन वास्तविक जो किला है बूंदी का, उसको वो जीत नहीं पाए थे। शेरगढ़ दुर्ग जो है ना,
जिसका दूसरा नाम है कोशवर्धन दुर्ग 12। यह एक जल दुर्ग है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे पे बना है। किस नदी के किनारे पे? परवन नदी के किनारे पे। पेपर वाला ज्यादातर पूछता है कि शेरगढ़ किला किस नदी के किनारे पे? परवन नदी के। जियोग्राफी से जोड़ के आ जाता है कि परवन नदी के किनारे स्थित दुर्ग का नाम बताइए। तो कौन सा बता देना है हमें? कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग या कोशवर्धन दुर्ग। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में और शानदार जानदार जिंदाबाद जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। बाय बाय।